नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएल न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर से इवनिंग बुलेटिन में। आज हम देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। गूगल अपने 5 से 7 साल में भारत में 75 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को इसे घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के रूप में यह निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। देश में आयोजित हो रहे छठे गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए पिचाई ने कहा कि यह नवीनतम कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास पर प्रतिबिंब है। पिचाई ने कहा कि आज मैं भारत के डिजिटलीकरण कोष की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं। अगले 5 से 7 वर्षों में हम भारत में 75 करोड़ रुपए का या 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे। ग्लोबल ग्लेमार्क फार्मा ने कोविड-19 की दवा का दाम घटाया, अब 75 रुपए की मिलेगी एक गोली। उन्होंने कहा कि हमारा निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें हम भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण कराना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेगा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। मोदी और पिचाई के बीच आज हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने, प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाने और डेटा सुरक्षा के महत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने, प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाने और डेटा सुरक्षा के महत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों के बीच कोरोना वायरस महामारी के दौरान उभरती नई कार्य संस्कृति को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट जारी कर कहा, हमने वैश्विक महामारी के कारण खेल-कूद जैसे क्षेत्र में आई चुनौती को लेकर चर्चा की। हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व को लेकर भी बातचीत की। मोदी ने ऑनलाइन माध्यम के जरिए हुई इस बातचीत की तस्वीरें भी साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा, आज प्रातः सुंदर पिचाई के साथ बहुत ही फलदायी चर्चा हुई है। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान खास तौर से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाने में प्रौद्योगिकी की ताकत में इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक और उसकी अनुषंगी गूगल एलएलसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। मोदी ने कहा कि उन्हें गूगल के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को जानकर प्रसन्नता हुई, चाहे यह शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई हो, डिजिटल इंडिया हो या फिर डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने या अन्य क्षेत्रों की बात हो। चीन ने उठाया 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया दो टूक जवाब। भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी में आई कमी के बाद चीन ने नई दिल्ली के साथ 59 चीनी ऐप्स के बैन किए जाने पर मुकदमा उठाया है। भारत के साथ हाल में हुई द्विपक्षीय वार्ता में एक मुद्दा उठाया गया है। भारत ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी सूत्रों में न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि राज्य स्तर की एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने भारत में अपनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा उठाया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई थी और वह नहीं चाहता था कि भारत के नागरिकों से जुड़े डाटा से छेड़छाड़ हो। भारत ने हाल ही में 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर सुरक्षा और भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। बैन की गई ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, हेलो आदि शामिल हैं। चीनी ऐप्स पर यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत लगाया गया। सरकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके लिए आपातकालीन उपयोगों की जरूरत है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। वहीं प्रतिबंध के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच इनकम टैक्स के छापे पर जो हुआ बवाल, यानी क्या है कनेक्शन। आयकर विभाग राजस्थान की एक एन बिजली कंपनी और कुछ अन्य कारोबारी समूहों के खिलाफ कई चोरी मामले दिल्ली और जयपुर समेत 4 शहरों में छापेमारी कर रहा है। इनको लेकर काफी बवाल मचा है। कांग्रेस पार्टी ने छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे बीजेपी का राजनीतिक हथकंडा बताया है। यह छापेमारी ऐसे वक्त पर हो रही है जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान चल रही है। इनकम टैक्स विभाग में आधिकारिक सूत्रों ने यह पुष्टि नहीं की कि
क्या यह छापे राज्य में कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े हुए हैं? वहीं दिल्ली और राजस्थान में पार्टी सूत्रों ने छापों के समय को लेकर सवाल उठाए और इन कार्रवाई की निंदा की। पायलट पर एक्शन लेने की तैयारी में गहलोत, मनाने में जुटे राहुल प्रियंका। राजस्थान में कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग के दल को जयपुर में आम्रपाली ज्वेलर्स के शोरूम में जाते देखा गया। बताया जाता है कि इसके मालिक राजीव अरोड़ा हैं। अरोड़ा राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वहीं राठौर राज्य बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कोटा के छापेमारी की कार्रवाई तड़के शुरू की गई है और इस दौरान प्रवक्ताओं को मालिकों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों के अलावा कई विभाग के कम से कम 80 कर्मचारी जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने यह कार्रवाई नकदी के बड़े लेन देन से जुड़ी जानकारी मिलने और पन बिजली समूह द्वारा लाभ को कम कर दिखाए जाने की सूचना के बाद की। जिस कारोबारी समूह के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है वह हाइड्रो मैकेनिकल उपकरणों से जुड़ा काम करता है और उसे 2018 में राजस्थान में बांध निर्माण के संबंध में ठेका दिया गया था। विभाग ने एक लग्जरी होटल में भी छापेमारी की जिसका शेयरधारक आर.के. शर्मा नाम का व्यक्ति है। मॉरिशस से कथित तौर पर भेजी गई 96 करोड़ रुपए की रकम में विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी शर्मा की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ईडी ने भी कुछ लोगों से पूछताछ की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान में पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा छापा मारे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा, भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच कर रचे, भाजपा कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, पीबीआई और आईटी कितने भी छापेमारी करे, वे चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगी क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। कांग्रेस ने रविवार को अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर विधायकों से बात करने के लिए जयपुर भेजा है। साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने रचा नया इतिहास, कंपनी का मार्केट कैप 12 करोड़ के पार। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL शेयर बाजार का भारी भरकम स्टॉक है। यह आज 3.64% उछलकर अपने अब तक के उच्चतम स्तर 1947 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। BSE पर RIL का अब का यह रिकॉर्ड है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.70% की तेजी के साथ 1947.70 रुपए तक पहुंच चुका है। इस उछाल के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल 38,163.22 करोड़ रुपए बढ़कर 12,29,020.35 हो गया है। दुनिया के 7वें नंबर के अमीर मुकेश अंबानी की संपत्ति $2.5 अरब बढ़ी। सेंसेक्स के शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर था। कंपनी ने रविवार को कहा कि उसने अपने प्रौद्योगिकी उद्यम में एक छोटी हिस्सेदारी बेचकर 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश 1.18 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इस सौदे के बाद रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 25.24% हिस्सेदारी बेच चुकी है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले महीने 11 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। CBSE रिजल्ट्स 2020 आज लखनऊ का घोषित हो गया है। लखनऊ की दिव्यांशी जैन बनी टॉपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। लखनऊ की बेटी दिव्यांशी जैन ने राजधानी का मान देश भर में बढ़ाया है। 12वीं की परीक्षा में 100% अंक हासिल करके देश में टॉप किया है। दिव्यांशी ने इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100% अंक पाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। दिव्यांशी जैन नवयुग रेडियंस पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। उनके पिता राजेश प्रकाश जैन की गणेशगंज में दुकान है। ऐसे पाई सफलता। दिव्यांशी कहती हैं कि भले ही लोगों को इतिहास जैसे विषयों को पढ़ने और याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने कभी विषयों को रटने की कोशिश भी नहीं की। इतिहास को कहानी के रूप में समझा। संस्कृत भी गणित के जैसे फॉर्मूले होते हैं, उन्होंने याद किया। फिलहाल दिव्यांशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की पढ़ाई करने का फैसला लिया है। यह है दिव्यांशी की रिपोर्ट कार्ड। अंग्रेजी में 100 नंबर, संस्कृत में 100 अंक, भूगोल में 100 अंक, अर्थशास्त्र में 100 अंक, इंश्योरेंस में 100 अंक और इतिहास में भी 100 अंक। चीन ने अमेरिकी सेनेटरों पर लगाया बैन। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का जवाब। चीन ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी
सीनेटरों मार्को रूबियो और टेड क्रूज के अलावा धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी राजदूत सैम ब्राउनबैक तथा क्रिस स्मिथ के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा। चीन ने यह प्रतिबंध अल्पसंख्यक समूहों और लोगों के पंथ के प्रति सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नीतियों की उनकी आलोचना को लेकर लगाया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाइयों से चीन अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि चीन इसके खिलाफ अपने राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। हुआ ने कहा कि चीन स्थिति के अनुसार आगे प्रक्रिया देगा। इसी बीच इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि इन चारों में से किसी की चीन यात्रा की योजना है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन का यह कदम अमेरिका की उस कार्रवाई के जवाब में है जिसके तहत शिनजियांग क्षेत्र के प्रमुख चेन कांगुस सहित 4 चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के 10 लाख से ज्यादा सदस्यों को कैद कर रखा गया है। हालांकि चीन का कहना है कि वे शिविर लोगों को कट्टरपंथ से मुक्त कराने वाले केंद्र हैं। आलोचकों ने उन शिविरों की तुलना जेलों से की है। सीमा पर पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को चेताया। सेना प्रमुख एम नरवणे ने सोमवार को जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों के ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घुसपैठ की कोशिश और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर चेताया और जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें सीमा के हालात का ब्यौरा दिया। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के छद्म युद्ध के खिलाफ तैयारियों के बारे में कहा। सरकार और सर्विसेज की सभी एजेंसियां दुश्मनों के छद्म युद्ध को नाकाम करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और करती रहेंगी। उन्होंने देश के दुश्मनों की ओर से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना की क्षमता पर भरोसा जताया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सेना प्रमुख ने जम्मू पठानकोट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने राइजिंग स्टार क्रॉप्स के तहत आने वाली कठुआ, सांबा, जम्मू और पठानकोट में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जम्मू पहुंचने पर वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीन ले जनरल आरपी सिंह, राइजिंग स्टार क्रॉप्स के जीओसी ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मेजर जनरल वाईबी नायर, टाइगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल बीबी नायर और एयर फोर्स स्टेशन जम्मू के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कोमोडोर एएस पठानिया ने सेना प्रमुख का स्वागत किया। अब बाढ़ के लिए भी नेपाल ने भारत को कोसा, कहा सीमा पर सड़कें बना हमें डुबो दिया। इन दिनों नेपाल में हर बात के लिए भारत को कोसने का चलन सा बन गया है। यहाँ तक कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बाढ़ के लिए भी भारत को कोसना शुरू कर दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि पड़ोसी देश में से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से हर साल उत्तर बिहार में भारी तबाही मचती है। भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटी केपी शर्मा ओली सरकार ने गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने अब बाढ़ के लिए भी भारत पर ठिकरा फोड़ दिया है। नेपाली मीडिया हाउस कांतिपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने सोमवार को कहा कि भारत ने सीमा के समानांतर सड़कों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके पानी की निकासी रोक दी और नेपाल को डुबो दिया है। उन्होंने भारत पर नेपाल से बहने वाली नदियों से हस्तक्षेप और संधियों समझौतों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। प्रतिनिधि सभा की लोक प्रशासन और सुशासन समिति की एक बैठक में थापा ने कहा कि भारत ने सीमा के समानांतर सड़कों का निर्माण किया है, इसलिए तराई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो नेपाल पूरी तरह डूब जाएगा। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बांध और तटबंध बनाए, लेकिन नेपाल के लिए खतरा है। मंत्री ने कहा कि इसको लेकर दोनों देशों में चर्चा भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था। मंत्री थापा ने कहा कि भारत को नेपाल को डूबने से रोकने के लिए पानी को निकास प्रदान करना चाहिए। समिति की चर्चा के दौरान सांसदों का कहना है कि भारत ने नेपाल की सीमा पर पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक सड़कों का निर्माण करके वर्षा जल निकासी रोक दी। भारत द्वारा बनाए गए बांधों के कारण नेपाल जलमग्न है। गौरतलब है कि नेपाल में सप्तकोशी के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश से तराई क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सप्तकोशी नदी में जलस्तर काफी बढ़ जाने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।
नेपाल ने काफी पानी भारत की ओर छोड़ा है, जिससे उत्तर बिहार में एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। कोसी, कमला, गंडक सहित अधिकतर नदियों में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। महिंद्रा की इस धाकड़ एसयूवी पर मिल रहा है 3,05,000 रुपए का भारी डिस्काउंट। महिंद्रा एल्टुरास G4 के फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, वहीं इस एसयूवी के रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया गया है। महिंद्रा एल्टुरास G4 के फ्रंट में कॉइल स्प्रिंग के साथ डबल विस्बॉस सस्पेंशन दिया गया है, वहीं इस एसयूवी के रियर में आपको कॉइल स्प्रिंग के साथ 5 लिंक सस्पेंशन मिलेंगे। अमिताभ बच्चन के 26 स्टाफ मेंबर की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निगेटिव। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टर के चारों बंगलों जलसा, जनक, वत्स्या और प्रतीक्षा सभी को बीएमसी ने सील कर दिया है। बाहर कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगा दिया है। एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक अमिताभ बच्चन के 26 स्टाफ मेंबर्स का स्वैब टेस्ट हुआ। बताया जा रहा है कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभिषेक ने ट्वीट कर बताया कि ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, दोनों होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। बीएमसी को उनकी जानकारी दे दी है। बाकी घर के सभी सदस्य और मेरी मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। इसके बाद अभिषेक ने एक और ट्वीट किया, मेरे पिता और मैं अस्पताल में ही रहेंगे जब तक डॉक्टर कहेंगे। आप सभी प्लीज अपना ध्यान रखें और सभी नियमों का पालन करें। नानावटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के PRO के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत अब पहले से बेहतर है। इससे पहले अस्पताल के सूत्रों ने कहा था अमिताभ बच्चन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा वहीं स्थिर है लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उम्र और ट्यूबरक्लोसिस समेत बीमारियों को देखते हुए उनकी हालत में सुधार आने में समय लग सकता है। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार सुबह हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों को मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद और सुरक्षा बलों के अनंतनाग जिले की श्री गुफवारा इलाके में तड़के घेराबंदी का तलाश अभियान शुरू किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि श्री गुफवारा इलाके में छुपे आतंकवादियों ने सुबह करीब 6:40 पर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद इसका बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारा गया है। मुठभेड़ अभी जारी है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।